पाकिस्तान लाहौर, जहां पर एक सुगरा बीबी नाम की महिला रहा करती। उसकी हाल ही में एक आदमी से शादी हुई जिसका नाम हमें पता नहीं चला। हमने उसके बारे में बहुत सारा रिसर्च किया लेकिन हमें उस शख्स का नाम नहीं पता चला जिससे सुगरा बीबी ने शादी की थी। अब इन दोनों के बीच में जब शादी हो गई उसके बाद सुगरा बीबी उसके साथ रहने के लिए उसके घर पर चली गई। अब वो दोनों पति पत्नी मन लगाकर वहां पर काम किया करते। सुगरा बीबी वहां पर आसपास के लोगों के घर पर जाकर झाड़ू पोछा, उनके घर के साफ सफाई करने लगी थी और साथ में जो उसका पति था वो भी वहां पर अपना छोटा मोटा काम धंधा किया करता। इन दोनों की मेहनत से इनका घर अच्छे से चल रहा था कि थोड़े टाइम बाद इन दोनों के 3 बेटे भी हो गए। अब इनके जब 3 बेटे हो गए उसके बाद इनकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा मेहनत वाली हो गई थी क्योंकि इनको अपने तीनों बेटों को पालने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। अब तीनों बेटों को पालते हुए इनकी ज़िंदगी अच्छे से कट रही थी। धीरे धीरे टाइम बीतता है और बेटे भी अब धीरे धीरे बड़े होने लगे थे और इसी बीच में एक हादसा इनके घर पर हो जाता है जब सुगरा बीबी के पति चल बसे। उनके चल बसने के बाद अब सुगरा बीबी अकेली रह गई थी। उनके कंधों पर ही अब अपने बेटों को पालने की जिम्मेदारी आ गई थी। अब वो अकेले ही अपने बेटों को पाल रही थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर पर काम धंधा कर रही थी जिसकी वजह से उनके घर में पैसे आते और वो अपने बच्चों का पेट पाल रही थी, जिसकी वजह से अब उसे ऐसा एहसास होने लगा कि उसके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और उनको पैसे की भी अच्छी खासी ज़रूरत है। जिसके बाद सुगरा बीबी ने एक शख्स से जिसका नाम शहबाज था उससे शादी कर ली। अब इन दोनों ने शादी कर ली जिसके बाद वो शहबाज के साथ उसके घर पर रहने के लिए चली जाती है। उसके पास भी कोई अच्छा खासा घर नहीं था, वो एक झुग्गी झोपड़ी में रहा करता। अब शहबाज के साथ उसकी बीबी यानी कि सुगरा बीबी उसके साथ रहने लगी। अब ये दोनों अच्छे से वहाँ पर रह रहे थे और इनके तीनों बेटे भी इनके साथ ही रहा करते। इनकी ज़िंदगी बड़े अच्छे से चल रही थी और साथ में अब सुगरा बीबी ने 2 बच्चियों को भी जन्म दे दिया था। जो ये 2 बच्चियां हुई थी ये शहबाज से हुई थी और उन दोनों बेटियों के नाम, जिसमें से एक बेटी का नाम उन्होंने मुकद्दस रखा और दूसरी बेटी का नाम उन्होंने आमना रखा। अब ये कुल मिलाकर 5 भाई बहन हो गए थे। जिसके बाद ये सारे के सारे बहुत अच्छे से यहाँ पर जिंदगी काट रहे थे। धीरे धीरे ये सारे के सारे बड़े होने लगे और इनकी जिंदगी ऐसे ही चलती रही। और यहाँ पर जो शहबाज था वो शहर के अंदर छोटा मोटा सामान लेकर रेहड़ी पर लगाकर उसे फेरी लगाता हुआ शहर में घुमा करता, जिसकी वजह से उसके पास कुछ पैसे आ जाया करते। और दूसरी तरफ जो उसकी पत्नी थी यानी कि सुगरा बीबी वो वहां पर यही काम करना शुरू कर देती है, यानी कि वो लोगों के घर पर जाकर झाड़ू पोछा और उनके घर की साफ सफाई करना उसने शुरू कर दिया। अब इन दोनों के काम करने से घर नहीं चलने वाला था क्योंकि अब सारे के सारे बच्चे भी बड़े हो चुके थे। जिसके बाद जो बड़ा बेटा था उसकी इन्होंने शादी कर दी। शादी के बाद जो बड़ा बेटा था वो अपनी पत्नी को लेकर कहीं और जाकर रहने लगा। अब ये चारों भाई बहन यहाँ पर अकेले रह गए थे, यानी कि जो 2 बड़े भाई थे और जो यहाँ पर आने के बाद सुगरा बीबी के 2 लड़कियां हुई थी वो भी अब यहीं पर इनके साथ रहने लगी थी। अब ये चारों के चारों यहीं पर रहा करते। जिसके बाद इनको पैसे की किल्लत खलने लगी। अभी जो सुगरा बीबी थी वो अपनी दोनों बेटियों को भी अपने साथ काम धंधे पर ले जाने लगी। अब ये तीनों माँ बेटी मिलकर लोगों के घर पर साफ सफाई और उनके घर के बर्तनों को साफ किया करती, जिससे इनको पैसे मिल रहे थे। और दूसरी तरफ जो उसके 2 बड़े भाई थे वो भी पास में ही एक इब्राहिम नाम के चाचा के पास वहां पर कबाड़ का काम करने लगे। अब ये सारे के सारे अपने अपने काम धंधे में लगे हुए थे, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी बड़े अच्छे से कट रही थी। लेकिन ये हमेशा नहीं चलने वाला था। और जो इन दोनों के लड़के थे यानी कि शहबाज और सुगरा बीबी के जो 2 लड़के थे, जिसमें से एक का नाम आसिफ था और दूसरे का नाम शहजाद था। इन दोनों भाइयों के पास कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई कि इनकी बहनों का किसी के साथ बाहर चक्कर चल रहा है। जिसके बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। गुस्सा होने के बाद ये अपने घर पर जाते हैं और अपनी दोनों बहनों को पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जब इनकी माँ ने उनसे पूछा कि इनको किस वजह से पीटा जा रहा है, तब उन्होंने बताया कि हमें पता चला है कि इन दोनों का कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। लेकिन उन दोनों बहनों ने हमेशा यही कहा कि हमारा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा, तुम बिना वजह ही हमें मार रहे हो। लेकिन फिर भी उनकी माँ बीच में आ गई और उन दोनों बच्चियों को छुड़वा दिया गया। जिसके बाद वो दोनों भाई उनके ऊपर गुस्सा रहने लगे। अब हमेशा वो उसके ऊपर बिना बात ही गुस्सा करते रहा करते। उन दोनों बहनों को वो हमेशा ही यही समझाया करते, अगर हमें इस बारे में पता चला कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। इस बारे में भी उन्होंने कई बार उनको धमकी भी दी। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और टाइम 2014 का आ गया था।
2014 के अंदर अक्टूबर के महीने में वो दोनों बहनें अपने मामा के वहां पर चली जाती है, लेकिन उसके दोनों भाइयों को इस बारे में नहीं पता था कि उनकी दोनों बहनें कहां पर गई है। उन्होंने अपनी माँ से भी पूछा कि हमारी दोनों बहनें कहां चली गई है, तब उसकी माँ ने भी उनको नहीं बताया था कि वो अपने मामा के घर पर गई है। लेकिन उनके मन में ये गुस्सा पल रहा था कि वो बिना बताए कहीं और चली गई है। उनका मानना था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से भाग गई हैं और कहीं जाकर मुंह काला कर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने मामा के घर पर गई हुई थी, जिसके 1-1.5 महीने तक वो वेट करते हैं उनके आने की। और फिर 10 नवंबर 2014 के दिन वो दोनों बहनें अपने घर पर वापस आ जाती हैं, जिसके बाद उनके भाइयों को इस बारे में पता चल जाता है कि उनकी दोनों बहनें घर पर आ चुकी हैं। और जब वो कबाड़ का काम खत्म करके दोनों भाई शाम को घर पर आए, उन्होंने अपनी बहनों को देखा कि वो घर पर आ चुकी हैं। उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, वो बस वेट कर रहे थे कि ये दोनों बहनें कब सोएंगी और उनकी माँ भी कब सो जाएंगी। जिसके बाद वो दोनों भाई 7-8 बजे अपने घर से बाहर निकल गए और कहीं पर जाकर उन्होंने खाना खाया और वहीं पर बैठे बैठे उन्होंने एक ऐसे क्राइम को अंजाम देने का वहां पर प्लान कर लिया था जिसको सुनकर आप लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएंगी। जिसके बाद वो दोनों भाई खाना वगैरह खाकर 9-10 बजे अपने घर पर पहुंचते हैं। तब उन्होंने देखा कि उनकी बहन और उनकी माँ सो चुकी हैं, जो कि अंदर झोपड़ी में सोई हुई थी, और उनके पिताजी बाहर झोपड़ी के बाहर खाट लगाकर वहीं पर सो रहे थे। अब वो वेट करने लगे कि कब बाहर के लोग, मतलब कि जो उनके आसपास के लोग थे, वो भी सो जाएंगे। तकरीबन रात के 1 बजे उन दोनों भाइयों ने चारों तरफ देखा कि सब लोग सो चुके हैं। जिसके बाद वो दोनों भाई उठते हैं और अपने पिताजी के पास जाते हैं। अपने पिता शाहबाज के पास जाने के बाद उन दोनों भाइयों ने अपने पिता को रस्सियों से बांधना शुरू कर दिया। उनको बुरी तरह से रस्सी से बांध दिया और उन्हें कहा भी कि अगर तुम चिल्लाए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। जिसके बाद उनके पिताजी बिल्कुल चुप हो गए। अब उनको डर लग रहा था कि कहीं मैं कुछ बोलूं और ये मुझे ही ना मार दे। जिसके बाद वो चुपचाप वहां पर बंधे हुए उस खाट के ऊपर पड़े रहते हैं। जिसके बाद वो दोनों भाई यानी कि आसिफ और शहजाद अपने झोपड़ी के अंदर जाते हैं। वो झोपड़ी में जाने के बाद अपनी माँ और बहनों को देखते हैं। वो तीनों के तीनों पूरी गहरी नींद में सो रहे थे। जिसके बाद वो सबसे पहले अपनी छोटी बहन के पास जाते हैं और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसके हाथ पांव बांध देते हैं। जिसके बाद वो अपनी बड़ी बहन के पास जाते हैं, उसके भी हाथ पैर बांध देते हैं। फिर अपनी माँ के पास जाते हैं, उसके भी हाथ पैर बांध देते हैं। और साथ में इन्होंने इनके मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया था ताकि ये कुछ बोल ना सके, यहाँ पर ये चिल्लाए नहीं, जिससे लोग यहाँ पर इकट्ठा ना हो, इसलिए इन्होंने इनके मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया था। और ये अब उठ चुकी थी। जिसके बाद ये बार बार यही कह रही थी कि हमें छोड़ दो, हमने क्या किया है, हमारी कोई गलती नहीं है, बिना बात के तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। उन्हें ये भी नहीं पता था उन लड़कियों को कि हमारे साथ इतना बुरा होने वाला है कि ये हमें छोड़ेंगे ही नहीं। उन्हें सिर्फ ये लग रहा था कि ये हमें बांध कर बस हमारे साथ थोड़ी बहुत मारपीट करेंगे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। जब उन दोनों भाइयों ने उन तीनों माँ बेटियों को बांध दिया, उसके बाद वो वहां पर एक बर्छा लेके आए। उस बर्छे के पीछे लकड़ी का एक पकड़ने वाला हैंडल भी लगा होता है। पहले तो उन्होंने उस हैंडल से उनके सर पर बहुत बार चोट मारी। तीनों माँ बेटियों की उन्होंने बड़ी बेरहमी से सर पर बहुत बार चोट मारी। जिसके बाद वो तीनों माँ बेटियां वहां पर बार बार चिल्ला रही थी, वो रहम की भीख मांग रही थी कि हमें छोड़ दो, हमने कोई भी गलती नहीं कही है, तुम हमें बिना बात के ही मार रहे हो। जिसके बाद सबसे पहले उन दोनों भाइयों ने छोटी बहन को पकड़ा और उसने आसिफ ने उसकी गर्दन पर छुरा रखकर उस पर चला दिया। जिसके बाद वो वहां पर तड़पती रही और तड़प तड़प के उसने अपनी जान गंवा दी। अब वो दोनों भाई अपनी बड़ी बहन के पास पहुंचे और उसकी भी गर्दन ऐसे ही काट दी। अब जब वो अपनी माँ के पास पहुंचे, उसकी माँ भी बार बार यही कह रही थी कि मैंने तुम्हें अपने पेट से जन्म दिया है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पता नहीं उन दोनों भाइयों के अंदर किस चीज का इतना ज्यादा जहर भरा हुआ था कि उन्होंने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। वो अपनी माँ को भी बड़ी बेरहमी से उन्होंने गर्दन पर चाकू रखा और उनकी भी गर्दन काट दी। वो तड़प तड़प कर तीनों माँ बेटी वहीं पर अपना दम तोड़ देती हैं। दम तोड़ने के बाद वो दोनों भाई बाहर निकलते हैं और चाकू को वहीं पर फेंक कर वो बाहर आकर बैठ जाते हैं। और फिर सुबह होती है, यानी कि 11 नवंबर के दिन सुबह का टाइम आ जाता है और सुबह 7 बजे सभी के सभी लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। उन्होंने जब झोपड़ी के अंदर जाकर देखा तब वो सब के सब चौंक चुके थे, क्योंकि अंदर तीनों माँ बेटियों की लाश पड़ी थी। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग वापस से बाहर आते हैं और शहबाज से इस बारे में पूछते हैं, यानी कि उनके पिता
पिता से पूछते कि ये सब कैसे हुआ और इनको मारने वाला कौन था। जिसके बाद उसके पिता ने बताया कि मेरे दोनों बेटों ने ही अपनी माँ और अपनी दोनों बहनों का कत्ल कर दिया है। जिसके बाद शहबाज वहां से उठता है और वो सीधा ही पुलिस स्टेशन चला जाता है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उसने जैसे ही वहां पर ये बताया कि मेरे दोनों बेटों ने मेरी दोनों बेटियों को और अपनी माँ को जान से मार दिया है, ये बात सुनते ही पाकिस्तान की पुलिस हरकत में आई। वो एकदम से चौंक चुके थे कि दो बेटे अपनी ही माँ को और अपनी दोनों बहनों को कैसे मार सकते हैं। जिसके बाद वो सभी पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। वहां पर आने के बाद उन्होंने उन डेड बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लिया और उन्हें हॉस्पिटल में भेज दिया ताकि उनका पोस्टमार्टम हो सके। अब उनको हॉस्पिटल में भेजने के बाद पुलिस वालों ने वहां पर जांच शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिस वालों ने सबसे पहले उन दोनों भाइयों को वहां से गिरफ्तार किया और उन्हें पुलिस स्टेशन में लेकर गए। और पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई कि तुमने अपनी माँ और अपनी दोनों बहनों को क्यों मार दिया, तब उन्होंने बताया कि हमारी बहन का किसी के साथ चक्कर चल रहा था जिसकी वजह से वो घर से भी भाग गई थी और जब वो वापस आई तब हमें इतना ज्यादा गुस्सा आया कि हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। हमें कहीं से पता चला था कि हमारी बहन किसी के साथ गलत चल रही है, जिसके चलते हमने उसे रोकने की भी कोशिश की लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। हमारी माँ भी उन्हीं का साथ दे रही थी जिसकी वजह से हमने ये कदम उठाया। और ये बात पता चलने के बाद वो पुलिस वाले वापस से वहां पर जाते हैं जहां पर उनका घर बना हुआ था, यानी कि वो झोपड़ी। उस वहां पर जाने के बाद वो आसपास के लोगों से इस बारे में पूछताछ करते हैं कि वो दोनों लड़कियां कैसी थी, उनकी माँ कैसी थी। तब आसपास के लोगों ने बताया कि वो तीनों के तीनों यानी कि उनकी माँ और वो दोनों लड़कियां बहुत ही शरीफ थी। वो लोगों के घर पर अपना काम धंधा किया करती, जिसकी वजह से उनके पास पैसे आया करते। वो पैसा कमाने के लिए लोगों के घर पर बस काम धंधा किया करती। इसके बारे में उनको किसी को कुछ नहीं पता था कि उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा था। इस बारे में सभी के सभी लोगों ने यही कहा कि उनका किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा था, बस इन दोनों भाइयों ने पता नहीं किस वजह से उन दोनों बहनों का बड़ी बेरहमी से और अपनी माँ का भी बड़ी, वो दोनों भाई इसी बात पर अड़े हुए थे कि उन्होंने जो किया वो सब कुछ सही किया, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। और बाद में जो सुगरा बीबी थी जिसको मारा गया था उसके रिश्तेदार भी वहां पर पहुंचे उसके घर पर। जब उनको पता चला कि सुगरा बीबी का कत्ल कर दिया गया है तब सभी के सभी परिवार वाले वहां पर पहुंचे। वहां पर आने के बाद उन्होंने भी बयान दिया कि जो इन्होंने किया है यानी कि उन दोनों भाइयों ने किया है वो सरासर गलत है। ये दोनों लड़कियां और इनकी माँ बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इन दोनों भाइयों ने बिना वजह ही हमारी बेटी को और उसकी दोनों बेटियों को मार दिया। और इनका साथ देने के लिए इनके पिता भी इनके साथ शामिल थे, क्योंकि जब उनको बांधा गया था तब वो चिल्लाए क्यों नहीं। अगर वो चिल्लाते तो वो सारे के सारे आस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते और उन तीनों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो वहीं पर पड़े रहे, उनके हाथ बांध दिए गए थे लेकिन उनका मुंह तो खुला था, वो बोले भी नहीं। और दूसरी तरफ जो आसिफ और शहजाद था वो पुलिस स्टेशन में थे। उनसे जब पूछा गया कि तुमने उनको कैसा मारा, तब उन्होंने पूरी डिटेल से बताया कि हमने उनको कैसे मारा था और इस चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। और उनसे इस बारे में भी पूछा गया कि जब तुम अपनी माँ और बहनों को मार रहे थे क्या तुम्हारे मन में कोई भी थोड़ा भी रहम नहीं आया, लेकिन उन दोनों ने कहा कि हमारे मन में कोई भी रहम नहीं आया, बस हम अपना काम कर रहे थे, हमें बस उनको मारना था। हमने इन सब के बाद इन दोनों भाइयों को अदालत में पेश किया गया और वहां पर ले जाने के बाद अदालत ने इन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। पाकिस्तान के कराची शहर में एक ग्रीन टाउन नाम की जगह है जहां पर एक अहमद अब्बाज नाम का आदमी रहा करता और उसकी बीवी जिसका नाम जहनाब बीबी था और उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम सोनिया था। लेकिन जो ये सोनिया थी ये अहमद की बेटी नहीं थी बल्कि वो जहनाब की लड़की थी। मतलब कि जो जहनाब थी उसकी जो पहली शादी हुई थी और उसका पति जब मर गया उसके बाद उसने अहमद से शादी कर ली थी। और जो ये सोनिया थी ये उसके पहले पति से उसकी बेटी थी। तो अब ये तीनों ग्रीन टाउन में रहा करते। अभी ये 4 महीने ही हुए थे इन्हें यहाँ पर शिफ्ट हुए, अभी ये अच्छे से यहाँ पर रह रहे थे। और फिर आता है 24 नवंबर 2011। इस दिन जहनाब अपने घर के अंदर जो उसका किचन बना हुआ है उसके अंदर बैठकर कुछ खाना वगैरह पका रही थी और उस खाने से इतनी ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी जो बाहर तक फैल गई थी। और जब यह बदबू बाहर तक फैल गई, जो उनका मकान मालिक था जिन्होंने उनको रहने के लिए घर किराए पे दिया था, तब वो लेडीज वहां पर आती है। वो महिला आकर उनका गेट को खटखटाती है लेकिन वो अंदर से गेट नहीं खोलती। जहनाब बीबी पता नहीं अंदर क्या कर रही थी लेकिन वो गेट नहीं खोल रही थी। जिसके बाद वो मकान मालकिन वापस से चली जाती है, लेकिन उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतनी गंदी बदबू अंदर से आ क्यों रही है। जिसके बाद वो दोबारा से वहीं पर आती है और उस गेट को पीटने लग जाती है। वो जब तक उस गेट को खटखटाती रहती है कि जब तक वो जहनाब अंदर से उस गेट को खोल ना दे।
और काफी देर गेट खटखटाने के बाद जहनाब बीबी ने अंदर से गेट को खोल दिया और गेट खोलते ही वो कुछ पूछ पाती मकान मालकिन, उससे पहले ही जहनाब बीबी कहने लगी कि इतनी क्या जल्दी थी, मैं अंदर नहा रही थी। और तभी वो जो मकान मालकिन थी उसने पूछा कि तुम्हारे घर में ऐसा क्या पक रहा है जिसकी इतनी ज्यादा गंदी बदबू है और वो बाहर तक फैल गई है। लेकिन जो जहनाब बीबी थी उसने ऐसा कहा कि यहाँ पर कुछ भी मैं नहीं पका रही, यहाँ पर शायद हो सकता है कोई चूहा वगैरह मर गया होगा और ये उसकी इतनी ज्यादा गंदी बदबू फैली हुई है। लेकिन जो वो मकान मालकिन थी उसे वहां पर कुछ अजीब सा लग रहा था, वो अंदर भी जाना चाहती थी लेकिन वो कुछ और जहनाब बीबी से पूछ पाती उससे पहले ही जहनाब ने उस गेट को बंद कर दिया और वो अंदर चली गई। जिसके बाद जो मकान मालकिन थी उसको जहनाब पर शक हो गया और उसने जो आसपास के मोहल्ले के लोग थे उनको बुलाया और उनसे इस बारे में बात की। सभी को उसके ऊपर शक हो रहा था कि घर के अंदर जरूर कुछ ना कुछ बुरा चल रहा है। जिसके बाद सभी के सभी लोग वहां पर आते हैं और उस गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर से कोई भी गेट नहीं खोल रहा था। जिसके बाद उन सभी लोगों ने पुलिस के पास फोन कर दिया और जब पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है वो जहनाब के गेट को खटखटाती है। जिसके बाद काफी देर मशक्कत करने के बाद जहनाब गेट को खोलती है और गेट खोलते ही पुलिस वाले जहनाब से पूछते हैं कि ये सब क्या है, मतलब कि वहां पर जो बदबू फैली हुई है ये सब क्या है। जहनाब ने देख लिया था कि बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि अंदर क्या चल रहा है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो उसको मार मार के वहीं पर मार देंगे। इसलिए जहनाब ने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि वो उनको सब कुछ बता देगी लेकिन उससे पहले वो सिर्फ अंदर आए और गेट को बंद कर दे और सभी लोगों को कह दे कि वो यहाँ से चले जाए। जिसके बाद पुलिस उनकी बात मानती है और घर के अंदर एंटर होती है। घर के अंदर जब पुलिस गई उन्होंने देखा कि एक जहीर नाम का लड़का वहां पर आराम से चारपाई पर लेटा हुआ है। जिसके बाद पुलिस वाले आगे जाते हैं और जहनाब और वो जैसे ही किचन के पास पहुंचने वाले थे उससे पहले ही जहनाब बीबी ने पुलिस वालों से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर पुलिस वाले चौंक गए थे। जहनाब बीबी ने पुलिस वालों से कहा कि मैंने अपने पति अपने शोहर को यानी कि अहमद को मार दिया है और ना सिर्फ मैंने उसको मार दिया है बल्कि मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके किचन में रखे हुए हैं। जिसके बाद पुलिस वाले किचन की तरफ जाते हैं और वहां पर जब पुलिस किचन में पहुंची तब उन्होंने देखा कि उनके सामने एक संदूक पड़ा हुआ था जो कि लोहे का था। उस लोहे के संदूक के अंदर अहमद की टांगे और उसकी बाजू, दोनों बाजुएं और उसका सर वो उस संदूक के अंदर रखा गया था और बाकी जो उसकी चेस्ट के हिस्से थे वो कढ़ाई में चढ़ाकर वहां पर पकाए जा रहे थे जिससे वो इतनी ज्यादा गंदी बदबू बाहर तक फैली हुई थी। इसके बाद पुलिस वाले उससे पूछताछ करने के लिए उसे उठा लेते हैं और उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद पुलिस वालों ने जब उससे पूछताछ की तब जहनाब बीबी ने ये सारा का सारा खुलासा किया कि उसने अपने पति को क्यों मारा और जो इसके पीछे का कारण था, अपने पति को मारने का कारण, ये जब आप लोग भी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। उसने पुलिस वालों को बताना शुरू किया कि उसकी अहमद के साथ 5 साल पहले ही शादी हुई थी और जो ये सोनिया है उनकी बेटी, ये उसके पहले पति से उसको हुई थी और जब इनकी स्टार्टिंग में 5 साल पहले शादी हुई थी तब स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही चल रहा था लेकिन आगे आगे ये हालात बिगड़ते गए और 4 महीने पहले ही अभी ये यहाँ पर शिफ्ट हुए थे ग्रीन टाउन कराची में। और जब से ये यहाँ पर आए थे जो इसका पति यानी कि अहमद था वो इसकी बेटी यानी कि सोनिया के ऊपर गंदी नजर रखा करता। जहनाब का कहना था कि वो उसे काफी बार बहुत गंदी गंदी गालियां दिया करता, उसके ऊपर मार पीट किया करता और साथ में उसको गलत जगह उसको टच किया करता और ना सिर्फ वो उसे गलत जगह टच किया करता बल्कि उसने कई बार उसे फिजिकली अब्यूज करने की भी कोशिश की थी। और ये सब तो कुछ भी नहीं बल्कि जो अहमद था उसने सोनिया से ये भी कहा था कि तुम मुझसे शादी कर ले। बहुत गलत बातें बोल चुका था। बेटी को ये नहीं कहा जाता कि आप मेरे साथ इस तरह, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बेटी से प्यार बेटी की नज़र से होता है। और ये बात सुनने के बाद जहनाब को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया था जिसकी वजह से इनके बीच में काफी दिनों से लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे और जहनाब ने उससे अपने पति से यह भी कह दिया था कि वो घर को छोड़कर अपनी बेटी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी। लेकिन जो उसका पति अहमद था उसका कहना था कि तुम कहीं पर भी चली जाओ, मुझे जहां पर भी तुम मिल जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम दोनों माँ बेटियों को मार दूंगा, जिसकी वजह से वो यहाँ से नहीं जा रही थी। और जहनाब को अब इस बात का तो गुस्सा था ही कि वो उसकी बेटी के साथ गलत संबंध बनाना चाहता है जिसकी वजह से उसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा पनप रहा था। और तभी नवंबर 2011 में जहनाब की बेटी सोनिया अपने रिश्तेदारों के घर गई हुई थी
और इसके बारे में जो अहमद था उसको नहीं पता था। और जब अहमद घर पर आया तब उसने देखा कि सोनिया घर पे नहीं है, जिसके बाद वो जहनाब के ऊपर भड़क गया। उसने जहनाब से कहा कि तुम्हारी बेटी कुलच्छनी है, वो घर से भाग गई है, उसने हमारा काला मुंह करवा दिया है। लेकिन जहनाब ये बातें नहीं सुन पाई अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसको पता था कि वो अपने रिश्तेदार के यहाँ गई हुई है। जिसके बाद उसने उससे कहा भी, अपने पति से उसने कहा भी कि वो भागी नहीं है, वो अपने रिश्तेदार के घर गई हुई है। लेकिन अहमद उसकी बात को नहीं सुनता और वो अपने घर से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद 22 नवंबर को जो जहनाब थी वो अपने भांजे यानी कि जहीर के पास फोन करती है और उससे कहती है कि वो अपने रिश्तेदारों के घर जाए और वहां से सोनिया को लेकर यहाँ पर आ जाए। जिसके बाद जहीर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाता है और वहां से सोनिया को अपने साथ लेकर उनके घर पर पहुंच जाता है। और वहां पर जाने के बाद वो जहनाब बीबी से मिलता है और उनके घर पर उस टाइम पर अहमद नहीं था। जिसके बाद जहीर अहमद के पास फोन करता है और उन्हें घर पर बुलाता है। और अहमद जैसे ही घर पर आता है तब वो देखता है कि सोनिया जहीर के साथ घर पर आई है। जिसके बाद वो जहीर को पीटना शुरू कर देता है। वो बहुत ही बुरी तरीके से जहीर को मारता है और जहीर को जब वो इतनी बुरी तरह से मार रहा था तब जहनाब उसके बीच में पड़ जाती है। वो उसके बीच बचाव करने लगती है, जिसकी वजह से जहनाब को भी काफी थप्पड़ वगैरह लग गए थे। और अहमद ने फिर जहीर को तो छोड़ दिया, काफी मारने के बाद फिर वो बाहर गया और वहां से वो एक चैन लेकर आया। चैन लाने के बाद पहले तो उसने सोनिया को काफी जोर जोर से उसके पैरों पर वो चैन मारी। चैन मारने के बाद अहमद सोनिया को पकड़कर अंदर वाले कमरे में लेकर गया और वहां पर जाकर उसने सोनिया को फेंक के मारा। और फेंकने के बाद उसने उसके पैरों पर वो जंजीर लपेट दी और उसके ताला लगाकर उसकी चाबी अपनी जेब में डाल ली। जिसके बाद वो बाहर चला गया। और फिर शाम को जहीर ने अपने एक दोस्त रजब के पास फोन किया और उसको कहा कि मुझे यहाँ से आकर ले जाए। और रजब भी वहां पर आ जाता है। वहां पर आने के बाद जब रात हो गई तब जो अहमद था वो घर पर आया और घर पर आने के बाद उसने जहनाब को कुछ गोलियां दी। उसने 5-7 गोलियां जहनाब को दी और वो गोलियां देने के बाद जहनाब से अहमद ने कहा कि तुम ये गोलियां ले जाकर सोनिया को दे दो, उसको ये गोलियां खाने से सुकून मिलेगा। लेकिन ये नहीं पता था कि ये गोलियां थी किस चीज की, लेकिन अहमद ने ये कहा था कि इसको लेने से सुकून मिलेगा, जिससे जहनाब ये समझ गई थी कि हो सकता है कि ये गोलियां नींद की हो। जिसके बाद वो सोनिया को ये गोलियां नहीं देती और रात हो जाती है। और उसी रात को यानी कि 22 नवंबर की रात को जब सारे के सारे लोग सो गए, मतलब कि जो अहमद था वो सो गया था और बाकी सभी लोग जाग रहे थे और जो जहीर था वो बाहर खाट पर लेटा हुआ था, तब उसने अंदर किचन में आवाज सुनी जहां पर जहनाब और रजब आपस में कुछ बातें कर रहे थे। लेकिन जो जहीर था उसको साफ सुनाई नहीं दे रहा था कि वो दोनों अंदर क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब रजब जहीर के पास आया और उसने उससे कुछ कहा तब पता चला कि वो अंदर क्या बातें कर रहे थे। रजब ने जहीर से आकर कहा कि जो जहनाब है वो और हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया है कि हम अहमद को मार देंगे। जिसके बाद जहीर ने पूछा कि उसे क्यों मारना है। तब रजब ने बताया कि वो हमारी बिरादरी का नहीं है और वो सोनिया पर गंदी नजर भी रखता है और जो ये हमारी जहनाब बीबी है इसके साथ भी काफी मारपीट करता है। और जो ये रजब था ये जहनाब को पसंद किया करता, ये उससे शादी करना चाहता था और चाहता था कि ये अहमद को मारने के बाद ये उसके साथ सेटल हो जाएगा। जिसके बाद ये जहीर को ये सारी बातें बता रहा था और जहीर भी उनकी बातों को मान लेता है। अब ये तीनों प्लान करते हैं अहमद को मारने का। और फिर सुबह होती है यानी कि 23 नवंबर की सुबह जो जहनाब बीबी थी वो अहमद के लिए चाय बनाती है और चाय में ये जहनाब बीबी वही 5 गोलियां डाल देती है जो रात को अहमद सोनिया के लिए लेकर आया था। वो 5 गोलियां डालने के बाद वो अहमद को चाय दे देती है। लेकिन चाय पीने के काफी देर बाद भी जब अहमद को कुछ भी नहीं हुआ, वो बाहर ऐसे ही घूम रहा था इधर उधर, जब जहनाब ने देखा कि उसे कुछ भी नहीं हो रहा तब वो मार्केट में जाती है और वहां से 3-4 गोलियां और खरीद कर लाती है और दोबारा से चाय बनाकर उसमें वही गोलियां डालकर अहमद को दे देती है। अब अहमद ने जब वो चाय पी उसके बाद उसे नींद आने लगी और वो वहीं पर खाट पर सो जाता है। और सोने के बाद उसने यानी कि जहनाब बीबी ने उसकी जेब से पहले चाबी निकाली और सोनिया की चैन को खोल दिया और सोनिया से कहा कि वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली जाए। जिसके बाद उन्होंने गेट को बंद कर लिया। अब वो तीनों अंदर अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार थे।
जिसके बाद जो सोनिया के चैन बांधी गई थी उसी चैन को जहनाब लेकर आती है और साथ में एक रस्सी लेकर आती है। वो चैन को तो अहमद के पैरों पर बांध देती है और साथ में जो रस्सी थी उससे उसके गले पर खींचा जाता है और उस रस्सी को जब अहमद के गले में डालकर खींचा गया वो 5 मिनट तक वहां पर तड़पता रहा। 5 मिनट के बाद उसकी मौत हो गई और जब वो अहमद मर गया तब ये 1-2 घंटा यही सोचने में लगा दिए इन्होंने कि अब इस लाश का करे क्या। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका अब करे क्या। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने प्लान बनाया कि जो ये लाश है अहमद की इसको काट कर थैलियों में डालकर और जो गत्ते के कार्टन होते हैं उनके अंदर इसको भरकर एक ट्रेन के अंदर जहीर के साथ इनको रख देंगे और वो ट्रेन अहमदाबाद के लिए निकल जाएगी और अहमदाबाद उन कार्टन को या तो जो जहीर है वो बाहर फेंक देगा या फिर ट्रेन के अंदर ही छोड़कर वहां से भाग जाएगा। लेकिन ये कार्टन ढूंढने के लिए बाहर निकले तीनों के तीनों, लेकिन इनको पूरा दिन कार्टन नहीं मिलता। अब इन्होंने अपने घर पर तो ताला लगाया हुआ था और ये बाहर गत्ते के कार्टून को ढूंढने के लिए बाहर निकले हुए थे और ऐसे ही इनको रात हो जाती है जिसकी वजह से ये बाहर ही किसी रिश्तेदार के घर पर सो जाते हैं। और सुबह होने के बाद ये जब वापस आए यानी कि 24 नवंबर के दिन ये घर पर वापस आते हैं लेकिन उनको अभी तक गत्ते के कार्टन नहीं मिले थे, जिसके बाद इन्होंने ये प्लान को छोड़ दिया। अब इन्होंने दूसरे प्लान को अंजाम देने के लिए सोच लिया था, जिसके बाद उन्होंने जैनाब से कहा कि वो बाहर जाए और बुचर नाइफ लेकर आए जिससे मांस वगैरह काटते हैं, हड्डियां वगैरह जो कसाई वगैरह रखते हैं वो वाला बुचर नाइफ वो लेकर आए। और साथ में ही उसे कहा कि मांस पकाने के लिए बड़े सारे चूल्हे का भी इंतजाम किया जाए। जिसके बाद जहनाब बीबी बाहर जाती है और बाहर से वो एक बुचर नाइफ और बड़ा सारा चूल्हा लेकर घर में आ जाती है। अब इन्होंने प्लान कुछ ऐसा बनाया था कि जो अहमद है उसके टुकड़े कर कर उसको पतीले के अंदर पकाया जाएगा और उसके अंदर हल्दी वगैरह डाल दी जाएगी और उसको बाहर फेंक दिया जाएगा किसी नाले वगैरह में। अगर कोई पूछेगा तो ये कह दिया जाएगा कि वो कोरमा बना रहे थे और कोरमा खराब हो गया जिसकी वजह से हम इसे फेंक रहे हैं। अब प्लान तो इन्होंने अच्छा बना लिया था। जिसके बाद अब ये जो जहनाब बीबी थी वो बुचर नाइफ ले आई थी, जिसके बाद वो एक साइड में किचन की साइड चली जाती है और ये दोनों अपने अहमद को नीचे लेटा लेते हैं। कमरे में इन्होंने अहमद को लेटा लिया था और जो रजब था वो कसाई का काम जाना करता। जिसके बाद उसने बुचर नाइफ लिया और अहमद के टुकड़े करने शुरू कर दिए। अब वो अहमद के टुकड़े करते जा रहा था, उसने बड़े बड़े टुकड़े अहमद के कर दिए थे। जिसके बाद उसने उन टुकड़ों को जहीर के पास सरका दिया और जहीर से कहा कि तुम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर उसके 62 टुकड़े कर दिए थे। जी हाँ, 62 टुकड़े। अब अहमद के 62 टुकड़े करने के बाद उन्होंने जो उसके बड़े बड़े टुकड़े थे, मतलब कि टांग और हाथों को तो और उसकी गर्दन को, जो उनकी लोहे की बक्सा था यानी कि संदूक, उसके अंदर डाल दिया और जो उसके चेस्ट के हिस्से थे उसको चूल्हे के ऊपर बड़ी कढ़ाई रखकर उसके अंदर डाल दिया और उसके अंदर तेल वगैरह, हल्दी वगैरह, जो सब्जी वगैरह बनाते कोरमा वगैरह, वैसा बनाने के लिए उसके अंदर वो सब कुछ डाल के वो गैस के ऊपर चढ़ा दी गई थी। जिसकी वजह से वो बाहर हल्की हल्की बदबू जाने लगी और बाहर के लोगों को इस बारे में पता चल गया कि इस घर के अंदर कुछ बुरा चल रहा है। और ये सारी बातें जो जहनाब बीबी है उसने एक इंटरव्यू में भी बताई थी। जंजीर खींची थी। जंजीर खींची थी जी। तो वो 5-10 मिनट तड़पा, 5 मिनट तड़पा, कोई चीख वीख मारी? उसका गला ही दब गया था, चीख क्या मारता वो। और जो जहीर था उसका भी इंटरव्यू लिया गया था, उसने भी ये सारी चीजों को कबूल कर लिया था। अच्छा, उन्होंने कहा हम मारना चाहते हैं जी। तो तुम राजी हो गए? मैंने बोला ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी की बात है, जैसे तुमने करना है। फिर उसके बाद जैनब गई, उसके गले में उसने रस्सी डाली और पाँव में जंजीर डाल दी, गले में रस्सी डाल दी। उसके बाद एक साइड से जंजीर जैनब ने खींच दी और दूसरी साइड से रजब और मैंने खींच दी। फिर क्या हुआ? मर गया एकदम? जी, वो मार गया फौरन? नहीं, तड़पा 5-10 मिनट। और इससे आगे की कहानी तो आपको पता ही है कि वहां पर पुलिस आ गई थी और पुलिस ने जो जहनाब है और जहीर है उन दोनों को पकड़ लिया था। लेकिन जो रजब था उसने जब देख लिया कि बाहर पब्लिक इकट्ठा हो गई है तब वो घर से भाग गया था। लेकिन जहीर और जैनाब बीबी उस घर के अंदर ही मौजूद थे। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे उठा लिया था और पुलिस स्टेशन में लेकर गए थे। और इसके बाद इन दोनों को अदालत में पेश किया गया और अदालत में जब इन दोनों को ले जाया गया वहां पर जज ने इन दोनों को उम्र कैद की सजा दे दी।
क्योंकि ऐसा कांड पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ था कि अपने ही पति को मारकर उसका कोरमा बना दिया जाए। इस वजह से इस केस को उस टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी और बहुत सारे लोगों ने इस केस को सुना था जब उनके दिल दहल गए थे और उन लोगों ने कई दिनों तक तो खाना भी नहीं खाया था। और जो उनकी मकान मालकिन थी उन्हें एक इंटरव्यू में बताया कि जब उनको इस बारे में पता चला कि उनके घर में ऐसा कांड हो गया है, उनके घर पर एक पत्नी ने अपने पति का कोरमा बना दिया है, जब उनको इस बारे में पता चला तब उन्होंने कई दिन तक तो खाना भी नहीं खाया और वो इंटरव्यू देते हुए रोने भी लग गई थी। उस दिन से आज तक यहाँ पहली दफा आ आई हूँ। इतना मेरे को खौफ हो रहा है, हमने क्यों मकान किराए पे दिया। कोई बात नहीं, आपका क्या कसूर है। नहीं रोए, नहीं, दिल ना छोटा करें, दिल ना छोटा करें। आप क्यों रो रही हैं? अल्लाह आपको। और जब इन दोनों को उम्र कैद की सजा हो गई फिर ये जेल में अपने दिन काटने लगे और फिर 2022 के अंदर जज ने इनको बरी कर दिया कि ये दोनों बाहर घूम सकते हैं, इनकी सजा पूरी हो गई। 2022 में ये दोनों बाहर आ गए थे और जो रजब था उसका आज तक नहीं पता चला कि वो कहाँ गया और ना ही उसके बारे में कोई खबर मिली। मोहम्मद यूसुफ का जन्म सियालकोट की तहसील वजीराबाद के वाकोरी चीमा गांव में हुआ था। वहां पर वो अपने माता पिता के साथ रहा करता। उसके 4 भाई बहन और थे और मोहम्मद यूसुफ पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। जब उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली उसके बाद वो मलेशिया चला गया। मलेशिया से भी वो बहुत जल्द वापस आता है और मलेशिया से वापस लौटने के बाद वो बहरीन चला गया और बहरीन से भी उसे जल्द ही निकाल दिया गया, क्योंकि जिस भी देश में जाकर ये जिस कंपनी के अंदर काम किया करता उन्हीं के वर्करों के साथ ये लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया करता, जिसकी वजह से इसे बाहर निकाल दिया गया। और अब ये वापस से पाकिस्तान आ गया था और जब ये पाकिस्तान में आ गया उसके बाद ये यहाँ पर रहना शुरू करता है, लेकिन ये अच्छे से अपने भाई बहनों के साथ और अपने माता पिता के साथ नहीं रहा करता। ये सबके साथ लड़ाई झगड़ा करने लग जाया करता, जिसकी वजह से इसे घर से भी निकाल दिया गया। और मोहम्मद यूसुफ की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि 2005 में उसके ऊपर एक महिला की हत्या करने का आरोप लगा। यूसुफ पर जिस महिला की कत्ल का इल्जाम लगा था वो हाजिर मकबूल की बेगम थी, जिसके बाद पुलिस वालों ने यूसुफ को उठा लिया। जब उससे पूछताछ की गई तब उसने साफ इनकार कर दिया कि वो ऐसी महिला को जानता ही नहीं है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों में नहीं आए और उसके ऊपर केस दर्ज कर लिया, जिसके बाद उसे अदालत में ले जाया गया। और अदालत में ले जाने के बाद वो जज को कन्विंस करने में सफल रहा कि उसने ये कत्ल नहीं किया है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे। जिसके बाद जज ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया और फिर जिंदगी उसकी ऐसे ही पटड़ी पर आ जाती है। और 6 महीने बीते ही थे कि उसके ऊपर एक कत्ल का और इल्जाम लग गया और जो ये इसके ऊपर दूसरा कत्ल का इल्जाम लगा था ये बुशरा आमिर का कत्ल था और कहा गया कि इसने उसको चाकू मार मार के उसकी हत्या कर दी। मारता रहा वो साढ़े को इत्थे आए ने तो असीं फिर टुरे मगर लगे लभ्या, फिर सानू शनाखत हो गया इस बंदे की, भैया ये बंदा साड़ी मां दा मन्निया भी है, लिहाजा कि मैं ही मार। फिर उसे दोबारा से अदालत में पेश किया गया, लेकिन अब की बार यूसुफ के खिलाफ सबूत मिल गए थे, जिसके बाद जज ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। और यूसुफ के जेल में जाने के 4 साल बाद ही वहां पर दोबारा से कत्ल का सिलसिला शुरू हो गया। बहुत सारी महिलाओं को मारा जाने लगा और बहुत सारे केस ऐसे ही पेंडिंग में पड़े रहने लगे। पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि ये महिलाओं को कौन मार रहा है, ना तो उनके पास कोई सबूत था कि वो जिससे पता लगा सके कि इन महिलाओं को मारने के पीछे का कारण क्या है और उन्हें क्यों मारा जा रहा है। और सबसे हैरानी की बात ये थी जितने भी कत्ल हो रहे थे ये सब के सब महिलाओं के हो रहे थे। और इसमें एक और हैरान करने वाली बात ये थी कि जिन जिन जगहों पर जो वो मरी हुई महिलाएं मिली थी उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें जबरदस्ती वहां पर ले जाया गया है। ऐसा लग रहा था कि वो महिलाएं अपनी मर्जी से उस शख्स के साथ गई हैं और वहां पर जाने के बाद उस दूसरे शख्स ने उनकी हत्याएं कर दी हैं। और पुलिस वाले यहाँ पर यह भी सोच रहे थे कि अगर किसी महिला को उठाया जाता है तो उसका बलात्कार करने के लिए उसे उठाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। किसी भी महिला के साथ कोई भी गलत काम नहीं हुआ था। जिसके बाद पुलिस वाले सिर्फ यही सोच रहे थे कि इन महिलाओं को मारा तो मारा क्यों जा रहा है। और इसके बाद जब पुलिस वालों ने जो महिलाएं मर गई थी उनके परिवार वालों से बात की तब पुलिस वालों को पता चला कि ये महिलाएं घर से बाहर निकला करती, इनके पास या तो कुछ ज्वेलरी हुआ करती, कानों के कुंडल वगैरह, या फिर उनके पास 2-4 हजार रुपए हुआ करते जिसके लिए उनको मार दिया जाया करता। अब पुलिस वालों को समझ आ गया था कि ये लूट का मामला है। जो भी शख्स इनको मार रहा था
था वो पहले तो इनको बहला फुसला के अपने साथ ले जाया करता और वहां पर जाकर इनको मार दिया करता, जिसके बाद इनके गहने और इनकी नकदी छीनकर वो भाग जाया करता। और ये जितनी भी महिलाएं थी ये 50, 60 और 65 साल की महिलाएं थी, मतलब कि छोटी उम्र की लड़कियों को या जवान लड़कियों को नहीं निशाना बनाया करता, बल्कि जो बुजुर्ग महिलाएं थी उनको निशाना बना रहा था। लेकिन ये शख्स था कौन? और अब वहां पर इतना ज्यादा डर का माहौल फैल गया था कि जितने भी घर थे वो चाहा करते कि उनकी माँ या उनकी दादी या नानी अपने घर से बाहर ना निकले। शायद हो सकता है कि वो शख्स उनको भी बहला फुसला कर ले जाए और उनकी भी हत्या कर दे, जिसकी वजह से पूरे शहर में डर का माहौल फैला हुआ था और पुलिस के हाथ भी अब कुछ नहीं लग रहा था। फिर इसके बाद कश्मीरी गुजरों मोहल्ला में एक अल्लाह रखी नाम की महिला को वहां से किडनैप किया जाता है, जिसके बाद उसे एक नहर पर ले जाया जाता है और वहां पर उसकी हत्या कर दी जाती है। और फिर इसी मोहल्ले से उसी शख्स ने एक हाजिरा बीबी नाम की महिला को किडनैप किया और उस पर भी ऐसे ही वार किए, लेकिन खुशकिस्मती से वो महिलाएं बच गई। जो मैंने उन्हें मारिया ना भगा गए, मैंने कोई होश नहीं रही तो किथे मैं आगे पीछे नहीं, बिल्कुल इंज हो गया। रात ले मेरी अखां दे अगे आ गई, वो नस गया सर के नशा घंटे बाद मैंने होश आई। और इसके बाद खुसरीद बीवी नाम की एक महिला जो अपने घर के बाहर बैठी थी, उनके परिवार वालों ने देखा कि उनकी माँ बाहर बैठी है, लेकिन वो जब अंदर चले गए उसके तुरंत बाद ही वो वहां से गायब थी। और उसकी भी ऐसी ही हालात में जैसे और महिलाओं की लाश मिल रही थी वैसे ही उसकी भी लाश मिली, जिसके बाद उनका बेटा पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां पर जाकर वो रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उनकी रिपोर्ट नहीं लिखते। वो उसे दूसरे पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाने के लिए कह देते हैं, क्योंकि पुलिस वाले भी अब डर रहे थे, क्योंकि अगर वो केस ले लेते हैं अपने हाथों में तो उसकी तहकीकात करनी पड़ेगी। लेकिन पुलिस वालों के पास कोई भी सबूत नहीं था तहकीकात करने के लिए, इसलिए वो एक थाने से दूसरे थाने में सभी लोगों को इधर उधर भगा रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद 3 महिलाएं पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां पर जाकर उन्होंने बताया कि उनके ऊपर भी उस शख्स ने हमला किया था, लेकिन वो बच गई। और उसमें एक हजरान बीबी थी जिसके ऊपर हमला किया गया था और वो भी बच गई थी। और उन तीनों के बयान पर उस शख्स का एक स्केच तैयार किया गया। और हजरान बीबी ने एक बात का और खुलासा किया कि उसे बस स्टैंड से किडनैप किया गया था, जिसके बाद जो पुलिस वाले थे उस स्केच को लेकर उस जगह पर जाने लगे, मतलब कि बस अड्डे पर वो पहुंच गए थे और वहां पर जाकर वो रैकी करने लगे कि शायद हो सकता है कि वो शख्स दोबारा यहाँ पर आए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा महिलाओं को यहीं से किडनैप कर रहा था। जिसके बाद पुलिस वाले वहां पर पहुंच गए और वो रैकी करने लगे। और महिलाओं के गायब होने के सबसे ज्यादा जो केस दर्ज हुए थे वो मुरादपुर के थाने में हुए थे, इसलिए जो मुरादपुर की पुलिस थी वो बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रही थी और उन्हें जल्द से जल्द इस कातिल को ढूंढना था। और फिर 22 सितंबर के दिन पुलिस वाले रैकी कर रहे थे, वो अपनी गश्त लगाए हुए थे कि तभी एक शख्स एक महिला को पीछे बिठाए हुए उसी साइड आ जाता है, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे रुकवाया और उससे पूछताछ की। पुलिस वालों को उस शख्स के ऊपर शक हुआ और उसे उठा लिया। और उठाने के बाद उसे पुलिस स्टेशन में जब पुलिस वाले लेकर गए तब उसका पता चला कि वो और कोई नहीं मोहम्मद यूसुफ है। जी हाँ, जिसको 2005 के अंदर जेल हो गई थी। वही मोहम्मद यूसुफ अब पुलिस वालों के सामने बैठा था। अब पुलिस वालों ने जब उससे पूछताछ शुरू की गई तब उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद पुलिस वालों ने उस पर दबाव दिया तब उसने बताना शुरू किया। उसने बताया कि जब उसे जेल हो गई थी, उसे उम्र कैद की सजा हो गई थी, उसके 4 साल बाद यानी कि 2009 में चीफ जस्टिस वहां पर आए थे जेल का दौरा करने के लिए। जब वो जेल का दौरा करने आए तब मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि वो 4 साल से जेल में सबके साथ अच्छे से व्यवहार बनाकर रह रहा था, जिसके बाद जो जेल के सभी कैदी थे और वहां के जो कर्मचारी थे वो सब के सब मोहम्मद यूसुफ से खुश थे। इसके बाद मोहम्मद यूसुफ ने जो चीफ जस्टिस था उसके सामने अपील की कि उसे बाहर कर दिया जाए, उसे इस जेल के अंदर ना रखा जाए, वो बहुत ज्यादा सुधर गया है, वो अब आगे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। उसने पहले वाले कत्ल को मानने से भी इनकार कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी जो चीफ जस्टिस था उसने इसकी बात को मान लिया और इसे रिहा कर दिया, जिसके बाद ये दोबारा से जेल से बाहर आ गया था। जेल से बाहर आने के बाद ये अपनी बहन के पास चला गया, लेकिन वहां से भी ये जल्द ही निकल गया और मुजफ्फरनगर में जाकर इसने अपना खुद का घर बना लिया और वहीं पर ये रहने लगा था। और फिर इसने बताया कि ये सारा दिन घर पर ऐसे ही पड़ा रहा करता, जिसके बाद शाम को ये घर से बाहर निकलता, कभी ये बस स्टैंड पर चला जाया करता या फिर कभी टैक्सी स्टैंड पर, और वहीं पर जाकर ये वेट किया करता कि इसको कब अपना शिकार मिलेगा। और उसने बताया कि वो बस स्टैंड पर एक दिन बैठा था कि तभी उसकी नजर गई एक महिला पर, जिसने अपने कानों में सोने के झुमके पहने हुए थे। जिसके बाद वो उस महिला के
पास जाता है और उससे ये कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे दुगने करवा दूंगा। जिसके बाद वो महिला उसकी बातों में आ जाती है और वो उसे रिक्शा में बैठाकर हैप्पी वैली जो सोसाइटी है उसके पास में ले जाता है और वहां पर जाकर वो उसके ऊपर ईंट से हमला कर देता है और ईंट मारने के बाद उसके सिर को पकड़ता है पीछे से, उसके बालों से, और उसके फेस को जमीन पर लगाकर ऐसे रगड़ने लग जाता है, जिससे उसकी मौत हो गई। और उस महिला के वो कान से झुमके निकाल लेता है और 3-4 हजार वो महिला अपने पास कैश रखा हुआ था उस कैश को भी चुरा लेता है। जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है और उसके 3 दिन बाद ही मोहम्मद यूसुफ ने एक महिला को वजीराबाद रोड से उठाया और उसे भी ऐसे ही कत्ल कर दिया। और अब मोहम्मद यूसुफ ने कबूल कर लिया था कि उसने खुशीद बीवी के साथ साथ 23 महिलाओं का कत्ल किया है। उसने बताया कि खुशीद बीवी को उसने मारकर खेतों के अंदर फेंक दिया था और 5 महिलाओं को उसने नहर के अंदर भी फेंक दिया था। जिसके बाद जो गांव वाले थे वो खेत में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर एक महिला की लाश पड़ी थी। जिसके बाद वो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया था। अब उस पूरे गांव में डर का माहौल था। इसके बाद पुलिस वालों ने उसका चालान भर दिया, जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत में जब उसे पेश कर दिया गया तब मोहम्मद यूसुफ सोचने लगा कि अब वो नहीं बच पाएगा। जिसके बाद उसने अपने बयान बदल दिए। उसने कहा कि वो कैंसर का मरीज है, वो अपने कैंसर का इलाज करवाने के लिए इन महिला को लूटा करता और उनके लूटे हुए पैसे से वो खुद का इलाज करवाया करता। इसके बाद उसने एक बहाना और लगाया कि वो कैंसर का मरीज है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाया करता। उन महिलाओं ने उसे कुछ उल्टा बोल दिया, जिसके बाद वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उन महिलाओं की उसने हत्या कर दी। लेकिन अब अदालत उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। इसके बाद 15 जून 2011 को अदालत ने उसे मौत की सजा सुना दी और साथ में ही उसे 70 लाख रुपए जुर्माना भी अदालत में जमा करवाना था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर उसे मौत की सजा दे दी जाएगी और यहीं पर केस खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जब उसे जेल में ले जाया गया, वहां पर ले जाने के बाद वो दोबारा से सभी के साथ अच्छे से रहने लगा था। वो जेल के अंदर इतने अच्छे से व्यवहार करने लगा था, जिसके बाद सभी के सभी लोग उसके मुरीद हो गए थे। वो सभी लोग उससे प्यार करने लगे थे। उसे 2017 के लास्ट में मौत की सजा होनी थी, लेकिन मौत की सजा होने से पहले ही उसने अपील डाल दी कि उसे मौत की सजा ना हो। ये अपील करने के बाद कोर्ट ने देखा कि जो मोहम्मद यूसुफ है जेल के अंदर बहुत अच्छे से रह रहा है, उसने अपना व्यवहार बहुत अच्छा बना लिया है, शायद हो सकता है कि वो सुधर गया है। जिसके बाद उसे 2017 में ही रिहा कर दिया गया। और जब मोहम्मद यूसुफ रिहा हो गया उसके बाद वो सियालकोट को छोड़ देता है और वो गुजरावाला में रहने लग जाता है। और जब ये जेल से बाहर आ गया उसके बाद सब लोग यही सोच रहे थे कि ये सुधर गया है, अब ये अपनी जिंदगी अच्छे से काटेगा। लेकिन इसके मुंह पर तो खून लगा हुआ था, अब ये दोबारा से वही कांड करने वाला था। अब मोहम्मद यूसुफ ये सोच रहा था कि इतनी सारी महिलाओं का कत्ल करने के बाद भी पुलिस वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अदालत ने भी उसे बरी कर दिया। जिसके बाद वो गुजरावाला फैमिली हॉस्पिटल के पास एक महिला को पकड़ लेता है और उसे फर्श पर मार मार के उसका सर फोड़ देता है और उसकी हत्या कर देता है। और उसके पास जो भी नकदी थी उसे लेकर वो भाग जाता है। इसके बाद वो एक नजीरा बीवी नाम की महिला को उसने बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और दरगाह के पास ले जाकर उसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद उसने एक बूढ़ी महिला को बहला फुसलाकर उसे भी अपने साथ ले गया और उसकी भी ऐसे ही हत्या कर दी। जिसके बाद उसके पास कुछ पैसे थे, उन्हें भी लेकर वो भाग गया। और जो इससे अगली महिला को उसने मारा उसको उसने अवान चौक से उठाया, वो बूढ़ी महिला थी, और चंदा किले पर ले जाकर उसे उसकी हत्या कर दी। उसके पास सिर्फ 10 रुपए थे, उस महिला के पास सिर्फ 10 रुपए थे, उसने 10 रुपए के लिए भी उस महिला को मार दिया। और अब उसने 2 हफ्ते के अंदर ही 6 महिलाओं को और मार दिया था। और इन कत्ल होने के बाद जो पुलिस थी वो चौकन्ना हो गई और वो तहकीकात करने लगी। तब पुलिस वाले तहकीकात करते करते उनके सामने एक चार्जशीट आई, जिनसे उन्हें पता चला कि ऐसे ही मामले 7-8 साल पहले सियालकोट में हुआ करते और अब बिल्कुल वैसे ही मामले वजीराबाद में होने लगे थे। और फिर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पुलिस वाले 18 जुलाई 2017 को अपना ये जाल बिछाते हैं और इस जाल में मोहम्मद यूसुफ फंस भी जाता है और उसकी वहीं पर गोली लगने से मौत भी हो जाती है। और ये उसकी जिंदगी का एक दर्दनाक अंत था। अब मोहम्मद यूसुफ तो मर गया था, लेकिन वो अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गया था, जैसे कि पाकिस्तान का कानून इतना ज्यादा कमजोर है क्या? एक इंसान जो इतने सारे कत्ल कर रहा है, बार बार वो कत्ल किए जा रहा है, जिसके बाद उसे बार बार जेल से रिहा कर दिया जा रहा है। और एक सवाल ये कि जो अदालत में जज बैठते हैं, चीफ जस्टिस, उन्हें भी ये कुछ नजर नहीं आ रहा कि उसने इतनी ज्यादा महिला को मार दिया है, जिसके बाद उसे बार बार छोड़ा जा रहा है। अब आप लोग भी अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दे। अगर आप लोगों में से कोई पाकिस्तान में वजीराबाद या सियालकोट से है तो वो लोग भी मुझे कमेंट कर इस केस के बारे में पूरी तरह से बताएं कि इस केस में और कुछ रह तो नहीं गया। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आज के लिए बस इतना ही, और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।